दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरियानी में। दोस्तों, पृथ्वी की गतियों वाला टॉपिक अपना चल रहा था और हमने पार्ट 1 करवा दिया था और वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए हमने उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया और एक छोटा-सा वीडियो इसके ऊपर और बनाएँगे पृथ्वी की गतियों के ऊपर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये लास्ट टाइम के उद्देश्य से ही आपके लास्ट टाइम के रिवीजन के उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अपने वन लाइनर बुक और ये अपने साथ में वीडियो। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रश्न। सूर्य विषुवत रेखा पर कब लंबवत चमकता है? तो दोस्तों सूर्य विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर 21 मार्च और 23 सितंबर को बिल्कुल सीधा चमकता है और इस दिन सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं। और अपने को याद करना है कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को और मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव कब होता है और उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव कब होता है? तो दोस्तों बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, यानी जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकता है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर एंट्री करता है जब सूर्य, तब उत्तरी गोलार्ध के अंदर वसंत विषुव माना जाता है। ठीक है। और शरद विषुव जब सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा उसके ऊपर बिल्कुल सीधा चमकता है और दक्षिण गोलार्ध के अंदर एंट्री करता है, उसको हम कहेंगे शरद विषुव। यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं स्पेशल। और देखो कोई भी प्रश्न आएगा तो हमें उत्तरी गोलार्ध मान के ही समझना है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं हम। ठीक है। तो अपने ये शरद विषु वसंत विषु इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन सा उत्तरी में या दक्षिण में। अपने को शरद विषु वसंत विषु आ जाए, अगर गोलार्ध दे के पूछे तब तो उसके अनुसार काम करना है। अगर सीधा शरद विषु वसंत विषु आए तो हमें उत्तरी गोलार्ध का ही मानना है। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर वसंत विषु होता है 21 मार्च को और शरद विषु होता है 23 सितंबर को, और दक्षिण गोलार्ध के अंदर इसके विपरीत होते हैं। उत्तरी अयनांत, ग्रीष्म अयनांत और कर्क संक्रांति के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों देखो प्रश्न को समझो। उत्तरी अयनांत, उत्तरी अयनांत का मतलब है यानी सूर्य सबसे उत्तरतम स्थिति सूर्य की कब होती है? तो 21 जून को होती है। ग्रीष्म अयनांत क्योंकि उस समय उत्तरी गोलार्ध के अंदर भीषण गर्मी पड़ती है, तो इसलिए इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और इसको कर्क संक्रांति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्य की किरण इस दिन कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमकती है। ठीक है। तो उत्तरी अयनांत, ग्रीष्म अयनांत और कर्क संक्रांति किसे कहते हैं? 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और अगर दक्षिण अयनांत की बात करेंगे, यानी सूर्य की सबसे दक्षिणतम स्थिति यानी मकर रेखा के ऊपर, तो इसको हम कहें, इसको दक्षिण अयनांत कहें या फिर शीत अयनांत कहें, क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है। और इसे मकर संक्रांति कहें तो ये कहेंगे हम 22 दिसंबर को, जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। अब देखो, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन कब शुरू होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन शुरू तब होता है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अंदर एंट्री करता है। और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करेगा कब? 21 मार्च के बाद, यानी 21 मार्च को विषुवत रेखा ऊपर सीधा चमकेगा, उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में एंट्री कर जाएगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करेगा 21 मार्च को। और 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को हम कहते हैं वसंत विषुव। यानी कि वसंत विषुव से सूर्य उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा और उत्तरी ध्रुव के ऊपर 6 महीने का दिन शुरू हो जाएगा। ठीक है। 23 सितंबर तक रहेगा। अगला प्रश्न इसके अपोजिट है। दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने का दिन कब शुरू होता है? तो दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने का दिन शुरू तब होगा जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में एंट्री करेगा, और दक्षिण गोलार्ध में एंट्री करेगा 23 सितंबर को। ठीक है। तो 23 सितंबर को हम कहते हैं शरद विषुव, यानी कि शरद विषुव से सूर्य है वो दक्षिण ध्रुव के ऊपर 6 महीने का दिन स्टार्ट हो जाता है, वहां पर सूर्य किरण सीधी चमकती है। अपसोर व उपसोर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। यानी कि लीप वर्ष उस वर्ष को माना जाता है जिस वर्ष के अंदर फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं, और लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाए। यानी या तो कोई पूरी पूरी बिल्कुल शताब्दी हो, जैसे 1900, 1800, 1700, 1600, 2000 ऐसे, या फिर उसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाए, उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। उसके अंदर फरवरी में 29 दिन होते हैं और पूरे साल के अंदर 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात की को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। ठीक है। यानी कि मैं आपको यहीं पर डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा बताऊं। जैसे ये अपने हो गई पृथ्वी और यह व्रत हो गया, मतलब सूर्य के सामने जो भाग रहेगा आधा भाग, वहाँ पर रहेगा क्या? दिन,
और दूसरी तरफ रात। तो मान लो यहाँ पर है, ये है सूर्य, तो यहाँ पर ये आधे वाले भाग के ऊपर क्या है, दिन है, पीछे वाले पर रात है। तो ये जो लाइन है दिन और रात को, ये जो लाइन विभाजित कर रही है, इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, दिन और रात को विभाजित करने वाला जो व्रत होता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा के ऊपर उभरी है, क्यों? तो इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली, क्योंकि पृथ्वी का भार है वह दोनों ध्रुवों के ऊपर ज़्यादा है और इस पर विषुवत रेखा के ऊपर न्यूनतम है, इसलिए पृथ्वी है वो दोनों ध्रुवों के ऊपर चपटी है यानी घसी हुई है, जबकि विषुवत रेखा के ऊपर उभरी हुई है। अगला प्रश्न, क्या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण की चाल है सदैव एक जैसी रहती है? नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उसकी परिक्रमण की चाल है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई चीज़ पास होगी तो चक्कर लगाने के अंदर टाइम कम लगेगा, दूरी होगी तो एक लंबा चक्कर लगेगा। इसलिए जब पृथ्वी है वो सूर्य के निकटतम होती है तो उसके परिक्रमण की चाल है वो सर्वाधिक होती है। जैसे हम इसका अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि जैसे ये अपना सूर्य हो गया, ठीक है, और इसके चारों तरफ ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। तो बुध सूर्य के बिल्कुल पास है तो इसके परिक्रमण की गति सर्वाधिक होगी, क्योंकि इसका चक्र सबसे छोटा है, ठीक है, ऐसे, जबकि उसके बाद वाले का और बड़ा है ना। तो इसलिए जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होगी तो इसकी जो चाल होती है परिक्रमण की वो सर्वाधिक होती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो क्या होता? अक्ष पर घूमना बंद कर दे, सोचो कि अब यानी इस टाइम पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी के जिस हिस्से के ऊपर दिन है वह दिन रहेगा, जहाँ रात है वहाँ रात रहेगी, यानी पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने वो बिल्कुल सामने ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा, जो बिल्कुल सामने वो हमेशा गर्म रहेगा, पीछे वाला ठंडा रहेगा। ठीक है, यदि पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा, एक मिनट, आप यहां पर सूर्य कर लो, यहां पर यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा है वह नहीं करती तो क्या होता? यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में सदैव दिन बड़े और दूसरे में सदैव रात बड़ी होती। यानी मान लो 22 दिसंबर को सूर्य ने नहीं, इसे पृथ्वी ने सूर्य का चारों चक्कर लगाना बंद कर दिया 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर सीधे चमक रहा है? कहाँ पर? मकर रेखा के ऊपर। तो उस समय अपने यहाँ पर भीषण सर्दी पड़ रही है, तो अपने यहाँ पर हमेशा सर्दी सर्दी पड़ती, ठीक है, और हमेशा यहाँ पर क्या होता? रातें बड़ी बड़ी होती। ठीक है, तो ये असर पड़ता अगर पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती तो। यदि पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल के साथ में, अभी देखो इसको अच्छे से इसको देखना, यदि पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल के समकोण पर होता, यानी 23.5 डिग्री झुका हुआ नहीं होता तो क्या होता? यानी ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसका अक्ष है, ये अक्ष अगर बिल्कुल सीधा होता, ये ऐसे 23.5 डिग्री झुका हुआ नहीं होता, ऐसे बिल्कुल एकदम सीधा होता तो क्या होता? पृथ्वी के ऊपर कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ऋतु परिवर्तन का कारण है पृथ्वी की परिक्रमण चाल के कारण, इसकी गति के कारण जो भी इसके अंदर परिवर्तन होते हैं वो सारे 23.5 डिग्री झुके हुए होने के कारण ही होते हैं अपने अक्ष पर। ये नहीं होता तो कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, यानी कि ना तो ऋतुओं के अंदर परिवर्तन होता और प्रत्येक अक्षांश पर रहने वाला मतलब वर्ष भर हम एक ही ऋतु का अनुभव करते, जैसी जहाँ पर है वैसे ही। दिन रात की अवधि समान होती, भूमध्य रेखा के आसपास हमेशा गर्मी का अनुभव होता और दोनों ध्रुवों के आसपास शीत का अनुभव होता, यानी कि पृथ्वी के परिक्रमण गति का जो प्रभाव है वो किसी प्रकार का प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता। तो दोस्तों ये हमारा पृथ्वी की गतियाँ वाला टॉपिक है, ये अपना क्लियर हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार से ज्योग्राफी के जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं उनको आने वाले टाइम के अंदर यानी 20 तारीख से पहले पहले ज्योग्राफी के ज़्यादातर वीडियो के जिसके अंदर कॉन्सेप्ट वाला मैटर है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।